नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में तो कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं। जितने भी प्रकार के लाइब्रेरी होते हैं, कभी कभी इंडिविजुअल उनके बारे में पूछ लिया जाता है, या कभी कभी दोस्तों तीनों लाइब्रेरी जो स्पेशल लाइब्रेरी होती है, पब्लिक लाइब्रेरी और एकेडमिक लाइब्रेरी, ये तीनों के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और उसमें से एक लास्ट टॉपिक था जो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में प्रश्न आ जाया करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जनवरी में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जून सेशन में भी हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इसका कोई फिक्स नहीं होता है कि जून में ही आएगा या फिर जनवरी में ही आएगा, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं दोस्तों कि आप जो वीडियो देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस लाइब्रेरी संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर चुके हैं, तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, फिर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को उन लोगों तक अधिक से अधिक शेयर कर दें, ठीक है, ताकि अगर कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि देखिए इनकम्प्लीट देखने के बाद क्या होता है कभी कभी कि कंप्लीट जानकारी नहीं मिल पाती है। और वीडियो को आप एक बार देख के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए, ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसूची 7 में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान है और उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का भी वर्णन किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर चुके हैं फिर भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय भारत में कहाँ पे है, तो वो कोलकाता में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके विकास का एक लंबा इतिहास है जिसका वर्णन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप वीडियो को एक बार ही देखें और आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगी तो आप एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन 500 वर्ड में भी लिखने आती है या फिर 250 वर्ड में आती है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्रथम चरण, जिसे 1835 से 1903 कलकत्ता पालक लाइब्रेरी। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के विकास की कहानी को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वर्तमान राष्ट्रीय पुस्तकालय के स्रोत कोलकाता में सार्वजनिक पुस्तकालय अहम भूमिका रखती है। कोलकाता सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना कलकत्ता के जन समुदाय के वहाँ के स्थानीय विद्वानों द्वारा 1935 में हुई यह पुस्तकालय 21 मार्च 1836 में सर्वसाधारण के लिए खोल दिया गया। सन 1844 में कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय एक बड़े भवन में हस्तांतरण किया गया। इस भवन को लॉर्ड मेटकॉफ के सम्मान में बनाया गया था। सन 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रादुर्भाव हो गया तथा जिसके कारण 1859 में कलकत्ता यूरोपियन समुदाय के लोगों ने पुस्तकालय को समर्थन देना बंद कर दिया। तो दोस्तों देखिए, ये जो लाइब्रेरी है इसका ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश के टाइम में इस लाइब्रेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये इंपॉर्टेंट होता है। और दोस्तों, जो मैं नाम बता रहा हूँ वो सब नाम तो आप विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम में आप लिखते हैं, जो भी विद्वान हैं या जो विशेषज्ञ हैं उनके नाम एग्ज़ाम में लिखते हैं, तो इससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छा मार्क्स मिलता है। क्योंकि दोस्तों ऐसी सब की अवधारणाएँ हैं कि जो हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम देते हैं उनके मार्क्स कम आते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, ये बात सच है कि मार्क्स तो कम आते हैं, लेकिन इसका फैक्ट क्या है, कारण क्या है कि जो स्किल होती है लिखने की उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। जो सही पॉइंट होती है, सही नाम होते हैं, वो सब हम सब नहीं लिखते हैं, जिसके कारण हिंदी में मार्क्स कम आती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से पॉइंट में लिखेंगे, जो ईस्वी होती है ईस्वी याद रखेंगे, नाम मैं लेता हूँ नाम याद रखेंगे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप कंपेरिजन करेंगे हिंदी के स्टूडेंट से और इंग्लिश के स्टूडेंट से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिफरेंट या कोई भी अंतर होगी। तो ऐसी मानसिकता को दूर करें कि हिंदी मीडियम के लोगों को कम नंबर मिलती। जी नहीं दोस्तों, यूपीएससी आईएएस के एग्ज़ाम में भी हिंदी मीडियम से काफ़ी स्टूडेंट बहुत अच्छा करते हैं। तो ऐसे बिल्कुल विचारधाराएं नहीं होनी चाहिए कि हिंदी के मीडियम के स्टूडेंट को नहीं आती है या फिर उन्हें कम नंबर मिलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। द्वितीय चरण देख लेते हैं, 1903 से 1947 दी इम्पीरियल लाइब्रेरी जिसका नाम है।
और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नज़र से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए लाइब्रेरियन कंप्लीट के बाद क्या करना है लोगों को, करना तो वही है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, एग्ज़ाम देना है और लाइब्रेरियन बनना है, ठीक है। सन 1899 यानी 1899 में जब लॉर्ड कर्जन ने भारत में वायसराय बनकर आए तो उन्हें कलकत्ता नगर के सभी पुस्तकालयों का एक सर्वेक्षण करवाया। नगर में एक अच्छे पुस्तकालय की स्थापना के उद्देश्य से कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय को क्रय कर उसे इंपीरियल लाइब्रेरी में मिलने का विचार प्रकट किया और उस समय केवल सरकारी कर्मचारी के लिए ही खुली थी। 30 जनवरी 1903 को लॉर्ड कर्जन द्वारा इसका शुभारंभ इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से किया गया। देखिए इंपीरियल लाइब्रेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। तो ये नाम की आप जानकारी रखेंगे, ठीक है। 30 जनवरी 1903 को लॉर्ड कर्जन द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। ब्रिटिश म्यूजियम में सहायक ग्रंथालय श्री जॉन मैकफर्लैन, ठीक है, को प्रथम ग्रंथालय नियुक्त किया गया। अपने इस पुस्तकालय में मात्रक सूची का निर्माण श्री गणेश किया और भारत में प्रकाशित होने वाली सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों को एकत्रित करना पुस्तकालय का ध्येय बना। दोस्तों अभी हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर एग्जाम में पूछी जाती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो अगर आप एग्जैक्ट इस तरह से लिख देते हैं जिसे अपने शब्दों में आप लिखेंगे, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें काफ़ी आपको मार्क्स देने में कोई कमी करेंगे जो वहाँ पे एग्जामिनर होंगे। क्योंकि जो मैं नाम बता रहा हूँ, ईस्वी बता रहा हूँ, इससे क्या प्रूफ होता है कि आपने पढ़ाई किया है। अगर आप ये सब लिख देते हैं तो ये पढ़ाई उन्हें लगेगा कि आपने पढ़ाई किया है, ठीक है। सन 1908 में सुप्रसिद्ध भाषाविद श्री हरिनाथ डे को इसका ग्रंथालय नियुक्त किया गया। सन 1911 में आपकी मृत्यु के पश्चात, दोस्तों यहाँ पे आपकी मृत्यु, ठीक है, इसकी जगह में उनकी मृत्यु होना चाहिए, तो इसमें आप कोऑपरेट करेंगे क्योंकि शायद ये बुक में मिसप्रिंट हो सकती है। और मैं स्क्रीन में देखिए आपको वर्ड बाय वर्ड भी दिखा दे रहा हूँ जिससे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों एज इट इज़ आपको एग्जाम में नहीं उतारना है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी क्या होता है कि हम लोग रट के सेम टू सेम इसी तरह उतार देते हैं। तो जिससे नुकसान क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं उन्हें लगता है कि आपने कॉपी किया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपको यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। पश्चात श्री J.H. चैपमैन ने उस पुस्तकालय के पुस्तकालय अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। किस पुस्तकालय का दोस्तों, किस पुस्तकालय में बात कर रहे हैं वो कमेंट करके आप हमें बताएं, ठीक है। सन 1928 में भारत सरकार ने इसके पुनर्गठन एवं प्रशासनिक सुधार हेतु श्री J.S. रिचे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति में अन्य बिंदुओं के साथ ही एक विशेष अनुशंसा की इंपीरियल लाइब्रेरी को आपत्ति पुस्तकालय घोषित किया जाए, जिसके अनुसार विधि के अंतर्गत या कानून द्वारा देश में प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक की 2 प्रतियां इस पुस्तकालय में भेजी जाए। परंतु इस अनुशंसा का अभाव सन 1954 में पुस्तक अप्रति सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित होने के पश्चात ही दिखाई दिया। दोस्तों एक्चुअली क्या हो रहा है कि कभी कभी अब देख सकते हैं, आपको तो ये पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मुझे क्या हो रहा है कि स्क्रीन में एक लाइट आ जा रही है। क्योंकि दोस्तों वीडियो में अभी अपने घर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ के बना रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि कभी कभी लाइट आ जा रही है, जो सनरे होते हैं वो मेरे स्क्रीन में पड़ रही है, जिसके कारण मुझे स्क्रीन में देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसलिए मैं कभी कभी कुछ वर्ड को गलती से छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा उसमें आप कोऑपरेट करें। क्योंकि दोस्तों स्क्रीन में फिर मैं वापस वो वर्ड को पढ़ ही दे रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी वर्ड को छोड़ दे रहा हूँ या फिर मैं गलत पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ के ये वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि वीडियो में आपको रेगुलर दे सकूँ और एग्ज़ाम से पहले तक हम लोग की तैयारी इतनी हो कि एटलीस्ट 60% मार्क्स तो ज़रूर आ जाएँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग 2 स्टार्ट करेंगे। देखिए तृतीय चरण जो 1947 से 48 राष्ट्रीय पुस्तकालय, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखेंगे। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1948 में एक अधिनियम पारित कर भारत सरकार ने इसी इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कर दिया गया। देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू BLIS एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। क्योंकि मैं यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके भी कभी कभी कुछ बातें बोल देता हूँ दोस्तों, इसलिए बोलता हूँ कि आप सभी ग्रेजुएट हो चुके हैं, आप लोग को पता ही है कि लाइब्रेरियन पढ़ने के बाद हमें क्या करना है।
किसी को MLIS करना है, किन्हीं को कोई BLIS के बाद जॉब करने के बाद MLIS करना चाहेंगे, कोई बड़े इंस्टीट्यूट से जाके या फिर बड़े संस्थान से जाके MLIS करके रिसर्च में कैरियर बनाना चाहेंगे। तो देखिए लाइब्रेरियन की कैरियर बहुत अधिक, इसकी अभी डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं एक विशेष वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। मैं बिल्कुल इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है। और आप किन्हीं को अगर प्रेरित करते हैं तो उन्हें बताएं, ठीक है, कि लाइब्रेरियन को हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जो भी सब्जेक्ट में, हिंदी और इंग्लिश, आप बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इसी वर्ष पश्चिम बंगाल में तत्कालीन राज्यपाल श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने पुस्तकालय का वेलवेडर जो कि राजभवन था में स्थानांतरित कर देने की अनुशंसा की। देखिए वहाँ पे वो क्या किए कि लाइब्रेरी को चेंज कर देना चाहे, कि लाइब्रेरी का जो पैलेस को चेंज कर देना चाहे, ठीक है। 1951 में इसको बेलवेडर ने स्थान, जिसको कह सकते हैं दोस्तों कि देखिए जो मैं नाम बता रहा हूँ वो नाम को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया और राष्ट्रीय पुस्तकालय इसी भवन में स्थित है। देखिए अभी भी क्या है कि इसी भवन में स्थित है। किस भवन में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कमेंट करके आप बता सकते हैं। श्री VS केशवन ने राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे आप कि नेशनल लाइब्रेरी जो अभी कोलकाता में, उनके प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे, तो याद रखिएगा श्री VS केशवन। 1 फरवरी 1953 को उस समय देश के शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इसे सर्वसाधारण के लिए खोल देने की घोषणा की गई। सन 1954 में भारत सरकार द्वारा डिलीवरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी बुक एक्ट पारित किया गया। सन 1956 में इसे संशोधन करके पत्र पत्रिकाओं को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। इसके अधीन भारत में प्रकाशित प्रत्येक ग्रंथ की एक ही प्रति इस पुस्तकालय को निःशुल्क प्रकाशकों को प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ से जो हम लोग अभी लाइब्रेरी के बारे में पढ़े हैं, ये राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। BLIS एग्ज़ाम में भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो इससे खैर क्वेश्चन आते ही हैं। क्योंकि दोस्तों मैं लाइब्रेरियन के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रिलेटेड भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। लेकिन पहले अभी तो एग्ज़ाम का टाइम आने वाला है, अभी तो लॉकडाउन के कारण एग्ज़ाम भी डिले हो गया है। तो इसे बिल्कुल हमें पॉजिटिव वे में इसका यूज करना है। हमें डिप्रेस नहीं होना है कि ये लेट हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेट हुआ है तो उससे क्या होगा कि देखिए हमें प्रिपरेशन करने का और टाइम मिल गया है, और जो प्रिपरेशन का लेवल होगा वो काफ़ी हाई होना चाहिए। वो हाई इसलिए होना चाहिए क्योंकि लाइब्रेरी का जैसे ही रिज़ल्ट आता है और अगर उसमें सभी लोग अच्छे मार्क्स के पास हो जाते हैं तो वो तुरंत उसी ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और जितना जल्दी हो सके वो पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन बन जाएं। और उसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो आप MLIS कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, डिपेंड है कि हमारे पास करने का जुनून होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ वर्ड प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक किया हूँ, तो कारण तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अभी क्या हो रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो एक पेड़ के नीचे बना रहा हूँ बैठ के, तो जिससे क्या हो रहा है कि सनरेज डायरेक्ट हमारे पास आ रही है, जिसके कारण स्क्रीन में कुछ वर्ड नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर भी उससे कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर चैनल आपको पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें उन लोगों को जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।